नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 1 के चैप्टर संख्या 2 के बारे में। सोशियोलॉजी बीए 6 सेमेस्टर में 2 पेपर आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो ये पहले पेपर का दूसरा चैप्टर होगा। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। उसमें बहुत ही विस्तार से हमने जीएस घुरिये के बारे में आपको समझाया था। गोविंद सदाशिवराव घुरिये का जीवन परिचय, उनकी शैक्षिक योग्यताओं के बारे में और साथ ही साथ में उनकी विभिन्न रचनाओं के बारे में मैंने आपको बताया था और कहा था कि कौन कौन सी रचनाएं उनकी बड़ी फेमस हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनसे। उसके बारे में मैंने बहुत ही बेटर अंदाज में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया था। बेटा, इसी तरीके से आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्रोफेसर डीएन मजूमदार के बारे में। डीएन मजूमदार की भी ऐसी रचनाएं हैं जो कि परीक्षा में लगातार पूछी जा रही हैं। और डीएन मजूमदार की बात की जाए या धीरेन्द्र नाथ मजूमदार की अगर बात की जाए, तो इनका भी योगदान किसी से छुपा नहीं समाजशास्त्र में। चाहे वो विश्व स्तर के समाजशास्त्र की बात करें, चाहे भारतीय समाजशास्त्र की बात करें, ये भी गोविंद सदाशिवराव घुरिये की भांति एक दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में समाजशास्त्र में उभरे हैं या चमके हैं। जिस तरीके से हिंदी साहित्य में हम बात करते हैं सूरदास, तुलसीदास और केशवदास का, रहीमदास, कबीरदास का, ठीक इसी प्रकार से हम बात करते हैं सोशियोलॉजी में और भारतीय समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण से या भारतीय समाजशास्त्रियों में अगर देखें तो इस तरीके से हिंदी साहित्य में तुलसीदास और सूरदास और केशवदास और इनका कबीरदास का स्थान है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हमारे डीएन मजूमदार, राधा कमल मुखर्जी, डॉक्टर जीएस घुरिये, ठीक है, इन सभी का योगदान है। मजूमदार और मदान का योगदान है, तो इनका योगदान हम भुला नहीं सकते। तो चैप्टर नंबर 2 में आज हमको डीएन मजूमदार के बारे में समझना है, पढ़ना है। बीए 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी पेपर 1, पियोनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, यानी भारतीय समाज के एक प्रकार से जो अग्रदूत रहे हैं भारतीय समाजशास्त्रियों में, जिनमें हमने जीएस घुरिये के बारे में समझा। आज हम डीएन मजूमदार के बारे में समझेंगे। फिर इसके बाद में अगला जो इकाई आएगी, इकाई संख्या 2, उसमें हम लोग देखेंगे राधा कमल मुखर्जी के बारे में। राधा कमल मुखर्जी का सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ एंड सोशल इकोलॉजी को लेकर के उन्होंने बड़ा काम किया है, तो उनके उन विचारों को देखा जाएगा। तो यूनिट नंबर 2 भी आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद में इकाई नंबर 3 में आपको डीपी मुखर्जी के बारे में देखना है, तो डीपी मुखर्जी के बारे में देख लेंगे। और इसके बाद में इकाई नंबर 4 में हमको इरावती कर्वे और आईपी देसाई के बारे में पढ़ना है, तो उनके बारे में समझ लेंगे। इरावती कर्वे एक भारतीय समाजशास्त्री हैं, मतलब एक महिला समाजशास्त्री हैं वो। ठीक है, इरावती कर्वे किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखी और नातेदारी को लेकर के, किनशिप माने नातेदारी, नातेदारी पर बहुत काम किया उन्होंने, तो उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, आईपी देसाई के बारे में पढ़ना, इंडियन फैमिली पर बड़ा काम किया उन्होंने, भारतीय परिवारों पर। एमएन श्रीनिवास के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्होंने संस्कृतिकरण के बारे में बताया है, पश्चिमीकरण। ठीक है, इसके अलावा जो है तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है संस्तरीकरण होता है, राष्ट्रीयकरण होता है, या फिर वैश्वीकरण की बात करी उन्होंने, मतलब उनके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे और भी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और विद्वानों के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, चैप्टर नंबर 2 डीएन मजूमदार का जाति संबंधी विचार। डीएन मजूमदार, जिनका पूरा नाम है धीरेन्द्र नाथ मजूमदार, सबसे पहली बात ये जाने, एक प्रसिद्ध मानव शास्त्री हैं जिन्होंने मानव शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों का ही क्षेत्र को समृद्धिशाली बनाया। यानी मानव शास्त्र से ही आप देखते समाजशास्त्र का उदय हुआ। ठीक है, तो दोनों क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है। डीएन मजूमदार का जन्म हुआ था 1903 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार के पटना जिले में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता जो थे वो बंगाली थे। कहाँ के थे? बंगाल के थे। बंगाल और बिहार बगल में पड़ता है। मजूमदार एक मेधावी विद्यार्थी थे। मेधावी माने बहुत ठीक ठाक पढ़ने में ठीक थे। यमए, खास करके मानव शास्त्र से यमए की परीक्षा उत्तीर्ण करी। 1923-24 में विशेष श्रेणी से में पास किया इन्होंने यमए की परीक्षा मानव शास्त्र से। और 1926 में आप देखेंगे, 1926 में प्रेमचंद रामचंद्र छात्रवृत्ति भी प्राप्त करी इन्होंने। प्रेमचंद रामचंद्र नाम की जो छात्रवृत्ति होती है, अगर अच्छे मेधावी छात्र होते हैं उन्हीं को मिलती है, तो वो छात्रवृत्ति भी प्रदान कर मतलब प्राप्त करी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ही इन्होंने जनजाति पर पीएचडी प्राप्त करी है, पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी, यानी जनजातियों पर काफ़ी अध्ययन इनका किया गया है। तो जनजातियों पर इन्होंने पीएचडी करी, जनजातीय अध्ययन पर।
प्रोफेसर मजूमदार ने मानव शास्त्र में लखनऊ स्कूल की स्थापना करी। यानी मानव शास्त्र में लखनऊ स्कूल की स्थापना, स्कूल माने होता है विचारधारा या दर्शन, तो लखनऊ स्कूल की स्थापना करी मानव शास्त्र में। 30 वर्षों तक लखनऊ विश्वविद्यालय की सेवा करते रहे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं ये। बंबई विश्वविद्यालय में सबसे पहले भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू होता है। लेकिन जब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू किया। लखनऊ विश्वविद्यालय से सबसे पहले बेटा शुरू हुआ क्या? लखनऊ विश्वविद्यालय से सबसे पहले अध्ययन शुरू हुआ है समाजशास्त्र का। तो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं राधा कमल मुखर्जी, मतलब कि ये डी.एन. मजूमदार जी, राधा कमल मुखर्जी जी। बॉम्बे विश्वविद्यालय में आप जाएंगे तो आपको, जैसे कि अभी मैंने पहले पढ़ा, जी.एस. घुरिये जी, ठीक है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय के कला संकाय यानी आर्ट फैकल्टी के डीन पद पर भी काम किया इन्होंने, और मृत्यु पर्यंत तक के डीन बने रहे। डी.एम. मजूमदार के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था, इन्होंने जो अध्ययन किया, जाति पर अध्ययन किया, यानी कि कास्ट पर, जनजातियों पर, यानी कि जो है जनजाति मतलब क्या होता है, जनजाति मतलब जनजाति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेस कहते हैं। रेस माने प्रजाति होती है, ठीक है। ट्राइब्स बोलते हैं। ट्राइब्स और कास्ट पर बड़ा काम किया, ठीक है। इनकी कई सारी रचनाएं जो हैं बड़ी फेमस रही हैं, उन रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। और ये रचनाएं जो हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन रचनाओं को याद करना है। जो जो इंपॉर्टेंट रचनाएं होंगी मैं बताता चलूँगा कौन कौन सी परीक्षा में बहुत बार पूछी गई ऑब्जेक्टिव में। सबसे पहली रचना है अ ट्राइब इन ट्रांजिशन। अ ट्राइब इन ट्रांजिशन 1937 में पहली पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। कौन सी पुस्तक है? अ ट्राइब्स इन ट्रांजिशन। दूसरी पुस्तक इनकी आती है रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया 1944 में। बहुत ही परफेक्ट पुस्तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, खास करके प्रजाति विभेद को लेकर के या कल्चर्स को लेकर के, प्रजातियों के, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया। नहीं, प्रजातियों को लेकर के ये पुस्तक है, जनजाति को लेकर के ये पुस्तक है। द फ्यूचर्स ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स, द फ्यूचर ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ यूपी, ये पुस्तक इनकी 1944 की ये पुस्तक है, लगभग 1944 से 46 की पुस्तक हो सकती है, ठीक है। तो ये पुस्तक भी बड़ी फेमस हुई, ठीक है, और ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी। इसके अलावा अगली पुस्तक है मैट्रिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। मैट्रिक्स ऑफ इंडियन कल्चर बड़ी फेमस पुस्तक है, याद कर लीजिएगा, 1947 में प्रकाशन हुआ। इसके अलावा रेशियल प्रॉब्लम्स ऑफ एशिया 1948 में पुस्तक प्रकाशित हुई, प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है 1-2 बार। अगला प्रश्न है आपका हाउस ऑफ कोल्हन। हाउस ऑफ कोल्हन ये पुस्तक भी 1950 में आई। एक बार क्वेश्चन पूछा गया मेरे हिसाब से, शायद किसी यूनिवर्सिटी में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा द अफेयर्स ऑफ ट्राइब्स, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा रूरल प्रॉफिट्स, रूरल प्रॉफिट्स पुस्तक 1956 में प्रकाशित हुई, ये भी पुस्तक इन्हीं की है। जिनमें से अ ट्राइब्स इन ट्रांजिशन पुस्तक याद कर लीजिएगा, रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर्स ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ यूपी पुस्तक याद कर लीजिएगा। इसके अलावा रेशियल प्रॉब्लम्स ऑफ एशिया, ये भी पुस्तक इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ये सब पुस्तक आपके लिए परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। ये सारी पुस्तकें जो हैं किसकी हैं? डी.एन. मजूमदार की हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर आपके लिए व्यवस्था की गई है ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए, आपको क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना, तो 9161 93 60 62 पर SMS करें, चूँकि PDF नोट्स आपको यहीं पर मिलेंगे। मात्र 100 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट के PDF मिलेंगे और क्लास भी मिलेगी आपको। आपका नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपीज़ फीस है, जिसमें आपको PDF नोट्स मिलती रहेगी सभी सब्जेक्ट की, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर की PDF नोट्स, रिवीजन क्लास की PDF नोट्स, क्वेश्चन पेपर की PDF नोट्स, ये सब आपको मिलेगी, जिसमें आपको बहुत ही बेहतर अंदाज में तैयारी होगी, आपके दोनों सब्जेक्ट की तैयारी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर को करिकुलर की तैयारी आपकी हो जाएगी। को करिकुलर मतलब कि जैसे आप को करिकुलर में क्या है आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी और आपके सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी, जो जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी करवाई जाएगी, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपीज़ में। तो ये सब भी, जैसे जो क्लास पहली हुई थी डी.एन. मतलब कि जी.एस. घुरिये की, वो भी उसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। इसकी PDF मिल जाएगी आपको डी.एन. मजूमदार की। इसके बाद में अगली जो डी.पी. मुखर्जी की आएगी, वही पुस्तक आपको, मतलब कि वो भी आपको PDF मिल जाएगी। क्लियर? ऐसे ही और जो क्लासेस होती रहेंगी उनकी PDF आपको मिलती रहेगी।
देखिए, डीएन मजूमदार के जाति संबंधी विचारों को समझने के लिए उनके द्वारा दी गई जाति की परिभाषा एवं जाति की उत्पत्ति के जातीय सिद्धांत का अध्ययन कर लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। इन्होंने कहा मजूमदार मदान ने कि जाति एक बंद वर्ग है। सामान्यतः व्यक्ति इसमें पैदा होता है, जाति में किसी जाति की सदस्यता अनिवार्य होती है, किसी भी जाति की सदस्यता अनिवार्य होती है, यानी पैदा होते ही आप उस जाति के सदस्य हो जाते हैं, ना कि चयन का विषय होता है। जाति वर्ग की सदस्यता के साथ है, मतलब कि ये एक प्रकार से चयन नहीं होता, इसमें आप पैदा हुए और उस जाति में ऑलरेडी हो जाते हो। क्लियर। डीएन मजूमदार कहते हैं कि एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक है एक, उसमें एक प्रकार से जाति व्यवस्था के बारे में बताते हैं। जाति की परिभाषा में मजूमदार ने जाति को बंद वर्ग कहते हुए यह बताया कि जाति एक ऐसा वर्ग होता है, एक ऐसा क्लास है जो बंद है, अर्थात जन्म लेते ही हमने जिस जाति में जन्म लिया है उससे बाहर हम नहीं जा सकते। उस जाति के नियम कायदों में बंद करके हम रह जाते हैं, उससे बाहर हम खुल करके अपना जीवन नहीं जी पाते जिस तरीके से। या किसी दूसरे जाति की कन्या हमको पसंद आ गई तो उससे आप शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आप जिस जाति में पैदा हुए उसी जाति में आपको कन्या ढूंढनी है और उसी जाति में आपकी शादी होगी। आप चाहे कोई अप्सरा आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, आप उससे शादी नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जाति व्यवस्था की सबसे पहली विशेषता ये ही है कि वो आप अपने जाति से बाहर विवाह भी नहीं कर सकते। खान पान पर प्रतिबंध होता है। साथ ही साथ में आप जिस जाति में पैदा हो उसी जाति का टाइटल आपको लगेगा, आप दूसरे जाति का टाइटल भी नहीं ले सकते। अर्थात जन्म लेने ही जिस जाति में आपने जन्म लिया उससे बाहर नहीं जा सकते। अपने आप हम अन्य जाति का चयन नहीं कर सकते हैं। जैसा कि वर्ग में अन्य वर्ग का चयन व्यक्ति पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस वर्ग में जाएगा, लेकिन जाति में निर्भर नहीं होता कि व्यक्ति चाहे कि चला जाए। व्यक्ति को चाहना नहीं है, व्यक्ति अगर कोई गलत काम करेगा तो उस जाति से उसको निष्कासित भले ही कर दिया जाए, लेकिन जिस जाति में बच्चा जन्म लिया है उसी जाति का रहेगा जब तक वो मर नहीं जाएगा तब तक। ठीक है, वो किसी अन्य जाति की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है, आप जैसे शुक्ला हो तो आप ठाकुर नहीं बन सकते हो, आप ठाकुर हो तो आप ब्राह्मण नहीं बन सकते हो। आपके कर्म हो सकते ब्राह्मण जैसे, लेकिन आपको आपके पीछे नाम के पीछे ब्राह्मण नहीं लगेगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। मतलब ये जाति की विशेषता मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको मैं रोक रहा हूँ किसी भी चीज़ का, आप जो मर्जी आप करें, स्वतंत्र हो आप। डीएन मजूमदार कहते हैं कि जाति की उत्पत्ति संबंधी विचारों को अपनी प्रसिद्धि पुस्तक जो उनकी रही है, खास करके उनकी पुस्तक कौन सी रही है, पुस्तक है पेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया। बड़ी फेमस पुस्तक है, प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछा गया है। ठीक है, रेस कर ले, रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया में विस्तार पूर्वक किया है, जिसके अंतर्गत पूर्व के प्रजातीय सिद्धांत के समर्थक जीएस घुरिये, हर्बर्ट रिजले भी प्रजातीय सिद्धांत के बड़े अच्छे ज्ञाता रहे हैं। इन सभी के जो वर्णन हुए हैं, चाहे घुरिये के चाहे हर्बर्ट रिजले के, सभी के जो प्रजातीय विस्तार के सिद्धांत रहे हैं उसको अपने जातीय विचार में इन्होंने व्यक्त किया है। और इनके जो जातीय विचार, उनकी पुस्तक कौन सी है, रेस एंड कल्चर्स इन इंडिया या कल्चर्स ऑफ इंडिया। रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक में इन्होंने हर्बर्ट रिजले और डॉक्टर जीएस घुरिये के विचारों को अपने आप में, अपने विचारों में समाहित किया। डीएन मजूमदार का मानना है कि जब आर्य भारत में आक्रमण कर विजयी होकर के रहने लगे तो आर्य इतिहास में पहले से 3 वर्ग थे। आर्यों में 3 वर्ग बटा हुआ था जो आपस में विवाह नहीं करते थे। यहाँ के लोग द्रविड़ों कहलाए, उनको हरा करके आर्य अपने को उच्च मानने लगे और द्रविड़ों को निम्न मानने लगे। दक्षिण के लोग द्रविड़ कहलाए, उत्तर के लोग आर्य कहलाते थे। और द्रविड़ के लोगों को हरा करके वो लोग एक प्रकार से उनको दास बना लिए उत्तर भारत के लोगों ने। आर्य बाहर से आने के कारण से अपने साथ स्त्रियों को नहीं लाए थे, इसलिए यहाँ के मूल निवासियों की लड़कियों से विवाह करने लगे। क्योंकि आपस में विवाह नहीं करते थे ये लोग, आर्य लोग, इस वजह से इन्होंने जो है द्रविड़ कन्याओं से विवाह करना, शादी मतलब कि शादी करना शुरू कर दिया। लेकिन आर्य लड़की का विवाह द्रविड़ लड़कों से विवाह करने पर रोक लगा दी गई। यानी कि आर्य की अगर लड़की हुई तो आर्य की लड़की द्रविड़ों से विवाह नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन द्रविड़ों की कन्या से विवाह आर्य लोग करेंगे, ये नियम बनाया गया। इसमें प्रतिलोम विवाह बंद हो गया। और प्रतिलोम माने कि प्रतिलोम विवाह क्या होता है, जब कोई उच्च जाति, ठीक है, उच्च जाति की अगर लड़की होगी, उच्च जाति की लड़की है, ठीक है, और लड़का जो है वो निम्न जाति का है, निम्न जाति का लड़का है, तो ये विवाह होता है बेटा, कौन सा विवाह, इस विवाह को कहते हैं प्रतिलोम विवाह। ठीक है, लेकिन इसका सेम उल्टा होता है जब लड़का जो होता है, लड़का बेटा होता है आपका
लड़की होती है निम्न जाति की, ठीक है, लड़की निम्न जाति की हो गई, ठीक है, निम्न जाति की, और लड़का जो होता है, लड़का हो गया आपका उच्च जाति का, ठीक है, उच्च जाति का। तो ऐसा विवाह अगर होगा तो ये होता था अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह होता था यहाँ पर वैदिक काल में भी अनुलोम विवाह मान्य था, यानी कि अगर लड़का उच्च जाति का और लड़की निम्न जाति की है तो शादी हो जाती थी, क्योंकि लड़की की कोई जाति नहीं होती ऐसा कहा जाता है। तो जब उच्च जाति का लड़का है और निम्न जाति की लड़की है, किसी भी जाति की लड़की हो तो शादी हो जाती थी, उसको लेकर के कोई रोक टोक नहीं हुआ करती थी। हालांकि फिर बाद में चल करके क्या हुआ कि अपनी जाति में शादी करो, कोई झंझट ही ना रखो अनुलोम प्रतिलोम विवाह का। लेकिन अनुलोम विवाह मान्य था, लेकिन प्रतिलोम विवाह मान्य नहीं था। अगर उच्च वर्ण का लड़की है, यानी आर्य की लड़की है, और लड़का द्रविड़ का है, तो शादी बिल्कुल भी नहीं होती थी। ये प्रतिलोम विवाह था। प्रतिलोम विवाह पूरा तरीके से दंडनीय अपराध था, ठीक है। तो यही होता है प्रतिलोम। प्रतिलोम विवाह बंद हो गया और एक ऐसी स्थितियां आई जब आर्यों ने यहाँ की लड़कियों से विवाह कर स्त्रियों की आवश्यकता को पूरा कर लिया, तो अनुलोम विवाह पर भी निषेध लगा दिया गया। अनुलोम विवाह मतलब कि जब लड़कियां या सारी चीज़ें शादी वादी हो गई सब आर्यों की, तब फिर उसके बाद में अनुलोम विवाह जो था कि भाई अब अपनी जाति में ही विवाह करेंगे आप, मतलब अब द्रविड़ों की कन्याओं से भी विवाह करना बंद कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। जब भी अनुलोम प्रतिलोम विवाह की अवहेलना की गई, तब ऐसे विवाहों से पैदा हुए बच्चे वर्ण संकर बच्चे कहलाए। वर्ण संकर मतलब क्या होता है कि दो वर्णों के मिलने से जो बच्चे पैदा हुए वो वर्ण संकर कहलाए। और जो आज हमारी प्रजाति है भारत की, वो आप देखते गेहुआ रंग की क्यों है? गेहुआ रंग की इसलिए चूंकि आर्य जो है उत्तर भारत से आए या मध्य एशिया से आप मान सकते हैं आए, यानी कि उत्तर भारत या कश्मीर के उस पास से या उधर कश्मीर से, कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि मध्य एशिया से आए, तो उस टाइप से आए। और हमारी जो मूल प्रजाति थी आर्यों की, आर्य की कन्याओं से यानी काले लोग थोड़ा सा करिया होते थे, तो करिया और गोरहार दोनों का जब मिला तो बना काव गेहुआ। इस तरीके से हमारी प्रजाति जो बनी वो गेहुआ रंग की प्रजाति बनी। दुनिया के और किसी देशों में ऐसी इस प्रकार की प्रजाति आपको नहीं मिलेगी जो भारत में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या इस तरीके के आपके जो हमारे इधर के हैं वो मिलती है। ऐसे आपको अलग देशों में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आर्य और द्रविड़ के मिलने से जो बच्चे पैदा हुए वर्ण संकर कहलाए, और वही बच्चे एक नवीन जाति के रूप में सामने आते गए, जिससे जातियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती गई। और इस तरीके से आप देखते हैं कि ये चीज़ें ऐसी बढ़ी होंगी, ऐसा कहा जाता है। ऐसा इनने कहा, क्या नाम है, मजूमदार ने अपने प्रजातीय संघर्ष में। प्रजातीय संघर्ष की बात इन्होंने क्या करी, इन्होंने कहा कि अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, प्रजातीय मिश्रण, वर्ण संकरण, वर्ग भेद, जाति, इस प्रकार विभिन्न प्रजातीय समूहों के आपसी संपर्क और संघर्ष के कारण से भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों का निर्माण होता चला गया। धीरे धीरे ये सभी समूह अंतर्विवाही हो गए, अपने जाति में विवाह करने लगे। अंतर्विवाही नियमों का पालन करते हुए, दूसरे प्रजातीय समूहों के प्रभाव से बचते हुए, अपनी प्रजातीय शुद्धता या पवित्रता, एकता को बनाए रखने का प्रमाण विभिन्न जातीय समूहों के द्वारा किया जाने लगा। और इस तरीके से हर एक जाति अपनी जाति में विवाह करने शुरू कर दी गई, ऐसा इन्होंने कहा। तो प्रजातियों की विविधता को बताते हुए प्रजातियों में इन्होंने बताया कि भाई आर्य लोग जो आए थे उन्होंने द्रविड़ कन्याओं से शादी करी। उसके बाद में लेकिन द्रविड़ कन्याओं का विवाह तो कर लेते थे, लेकिन अपनी कन्याओं का विवाह इनके साथ नहीं करते थे, क्योंकि ये लोग बाहर से आए थे तो अपने साथ स्त्रियां नहीं लाए थे, ऐसा उन्होंने कहा डी.एन. मजूमदार ने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको कह सुनाई, लेकिन इसकी आलोचना भी करी विद्वानों ने। पहली बात तो ये जाति की उत्पत्ति में प्रजातीय मिश्रण का एक महत्वपूर्ण कारक है, पर एकमात्र कारक नहीं है। यानी प्रजातीय मिश्रण ही जाति की उत्पत्ति का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, ऐसा नहीं है। हाँ, प्रजातीय मिश्रण एक कारण जरूर है जातियों की उत्पत्ति का, लेकिन ये मुख्य कारण या संपूर्ण कारण यही नहीं हो सकता, जबकि इन्होंने कहा कि वही कारण से हुआ पूरा, तो ये बात खंडित होती है। दूसरी बात, जाति में छुआछूत पाया जाता है, जबकि प्रजातियों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। एक प्रजाति दूसरे प्रजाति को छुआछूत से मना नहीं करती, ठीक है। यदि जाति की उत्पत्ति प्रजाति से हुई है तो जाति में यह विशेषता कहाँ से उत्पन्न हुई, यानी जातियों में तो छुआछूत की भावना है, जबकि प्रजातियों में ऐसी कोई भावना आपको दिखाई नहीं पड़ती। दूसरी आलोचना करी गई। तीसरी बात यह आलोचना करी गई इनकी डी.एन. मजूमदार की कि प्रजाति से जाति पैदा होती है तो अन्य देशों में जाति क्यों नहीं जन्मी। अगर प्रजातियों से ही जाति की उत्पत्ति हुई है तो भारत में ही क्यों ऐसा हुआ, अन्य देशों में क्यों ऐसा नहीं हुआ। विद्वानों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया ना, तो कहीं ना कहीं पे आलोचना के शिकार हुए डी.एन. मजूमदार। और चौथी बात यह है कि जी.एच. हट्टन नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि जाति की उत्पत्ति पर प्रकाश न डाल करके
विवाह पर विशेष महत्व देता है। जय छटन कहते हैं कि ये इनका जो प्रजातीय सिद्धांत है, जाति का सिद्धांत है, जाति की उत्पत्ति का, वह सिद्धांत विवाह पर विशेष महत्व देता है, ना कि जाति की उत्पत्ति पर महत्व देता है। यानी इनका जो सिद्धांत मैंने आपको बताया जाति को लेकर के, वह सिद्धांत विवाही सिद्धांत है, ना कि जाति उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो इस तरीके से इनकी बातों को खंडित किया गया विद्वानों के द्वारा। अगली बातें, अगली चीजें इन्होंने बताई। देखिए, जनजातियों में एकीकरण तथा दृढ़ीकरण को लेकर के भी इनके विचार आए हैं। जनजातियों पर अपने विचार दिए हैं डीएन मजूमदार ने। देखिए, जनजातीय संदर्भ में एकीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से होता है, या दृढ़ीकरण का तात्पर्य, जनजातियों में क्या होता है, अपनी जनजाति, सभी लोग अपनी जनजाति को एकता में बांध करके रखते हैं। हर जनजाति, अगर एक जनजाति को आप मार दो तो पूरी जनजाति आपकी दुश्मन हो जाएगी। इसको एकीकरण का, दृढ़ीकरण, अपने नियमों को एक बनाए रखना, अपने आप में एकता को बनाए रखना, ठीक है, ये होता है दृढ़ीकरण। तो जनजातीय संदर्भ में एकीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा जनजातियां बाहरी समूहों के संपर्क में आने के बाद भी अपनी परंपरागत सांस्कृतिक विशेषताओं को अपना करके एक पृथक पहचान बनाने का प्रयास करने लगी। इस प्रश्न में उन्होंने जिन अनेक आंदोलनों और एकजुटता के द्वारा अपनी शक्ति का परिचय दिया जनजातियों ने, उसी को हम जनजातीय दृढ़ता कहते हैं, ट्राइबल मतलब कि अस्ट्रेशन कहते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए डीएन मजूमदार ने जनजातीय पहचान और एकीकरण को क्षतिग्रस्त करने वाले कुछ कारणों की चर्चा करी। कहा कि जनजातीय पहचान और एकीकरण को, उनके दृढ़ीकरण को खत्म करने के लिए कई सारे प्रयास या कई सारे कारण रहे जो जनजातीय एकता को खत्म करने के पक्ष में लगातार बने हुए हैं। पहला कारण, जनजातीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि क्या होती बेटा? ऐसी कृषि जंगल में की जाती है। और झूमिंग कृषि की अगर बात की तो इसकी विशेषता क्या होती है कि काटो और जलाओ कृषि को कहते हैं। एक स्थान पर खेती करी जाती है और जब उस स्थान पर खेती करने की लिए उपजाऊ मिट्टी जो होती खत्म हो जाती है तो फिर उसी स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर व्यक्ति जाता है और वहाँ पर खेती करना प्रारंभ कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि खेती जो की जाती है वो जंगल को काट करके, उसको जला करके, साफ सुथरा करके खेती करी जाती है और जब तक उर्वरक क्षमता रहती है मिट्टी की तब तक खेती करते हैं लोग और फिर उसको छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर के फिर खेती करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काटो और जलाओ कृषि भी इसको कहते हैं। सारी भूमि जनजातियों से छीन ली गई और झूमिंग कृषि को अधिकांश क्षेत्रों में बैन कर दिया गया। तो पहला काम यह था कि इनकी जो परंपरा है, इनका जो एकता है, दृढ़ीकरण है, इसको खत्म करने का पहला प्रयास ये किया गया। दूसरी बात, जिन भूमियों पर जनजातियों का अधिकार था उन पर उत्खनन होने लगा, या तो उस पर रोक लगा दी गई अथवा भारी लाइसेंस शुल्क का प्रावधान कर दिया गया जिसको जनजाति लोग नहीं दे पाए। कहने का मतलब ये है कि जनजाति जहाँ पर रहती हैं जंगलों में, वहाँ पर कोई खाने हैं या कोई चट्टाने निकल आई, इस वजह से आप कई सारे मूवीज़ आपने देखी होगी इस प्रकार की बनी है कि भाई जनजाति के लोग रहते हैं और उन पर जाल चला था कि भाई वहाँ पर क्या करना है, एक होटल बनाना है या कुछ बनाना है उसके लिए, तो वहाँ पर जनजाति के इलाकों को खाली करवाया जाता है। तो ऐसे में उनकी जो संस्कृति थी, एकता थी, वो खत्म होने लगी। तीसरी बात, आबकारी कानूनों ने जनजातीय समाज को बहुत अधिक क्षति पहुंचाई है। इस वजह से जनजातीय जो चीज़ें हैं या जनजातीय दृढ़ता जो है लगातार समाप्त हो रही है। जनजातीय समाज में देर से या अधिक आयु में विवाह करने का रिवाज चलता है, अतः वधू धन की अदायगी से बचने के लिए आमतौर पर इनमें हरण विवाह का प्रचलन था। हरण माने कि दूसरी कन्या, जैसे जाकर बिटिया सुंदर देखें जबरन ब्याह लिए करवाए। हरण समझ रहे हैं, जैसे रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, चुरा करके जबरदस्ती या इस तरीके से किसी दूसरी कन्या को खींच लाना या रख लेना, ठीक है, तो उसको हरण कहते हैं, चुरा करके जैसे भी करके। तो वधू धन की अदायगी से बचने के लिए, चूंकि वधू धन देना पड़ता था, इसलिए बहुत सारे लोग हरण करने लगते थे। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत हरण विवाह को अपराध माना गया, जिससे जनजातीय संस्कृतियों में असंतुलन बढ़ने लगा। इस वजह से जो हरण विवाह था जनजातियों में प्रचलित था, वो हरण विवाह समाप्त हो गया, क्योंकि ये कानून के हिसाब से दंडनीय हो गया। पांचवी बात यह कि न्यायिक अभिकरण तथा प्रशासनिक अधिकारी जनजातियों को संतोषप्रद न्याय दिलाने में असफल रहे। ठीक है, न्यायिक अभिकरण तथा प्रशासनिक अधिकारी जो थे वो जनजातियों को संतोषप्रद न्याय दिलाने में असफल रहे और इस वजह से उनकी संस्कृतियां लुप्त होती चली जा रही हैं। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों के प्रयासों ने उनमें अपनी संस्कृति के लिए काफ़ी निराश और उन वस्तुओं के प्रति लालसा उत्पन्न कर दी जिन्हें प्राप्त करने के लिए जनजातियों के पास कोई साधन नहीं थे। और जनजातियों को लुभावना देकर के जो ईसाई मिशनरियां हैं वो लगातार उनको अपने मतलब ईसाई बना रही हैं, उनको एक प्रकार से क्रिश्चियन बना रही लगातार। ठीक है,
ऐसे तमाम प्रकार की ईसाई मिशनरियाँ काम करें जो जनजातियों को ईसाई बना रहे हैं, जबकि जनजातीय लोग अपनी संस्कृति में खुश थे। लेकिन उनको लालचपन दे करके, उनको अलग-अलग वस्तुएँ दिखा करके, उनको लालची बना करके, उनको एक प्रकार से कुछ रुपए पैसे दे करके उनकी परंपरा को छीन लिया उन से उन लोगों ने, ठीक है? ये चीज़ें हैं। अपनी परंपरा विरासत से दूर होने की प्रक्रिया ने निस्संदेह जनजातियों की सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन किया है। इस परिवर्तन ने जो भी दशाएँ उत्पन्न की हैं, वे विघटनकारी तो ही थी ही, जनजातीय एकीकरण को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं आज। जनजातीय एकता जो दृढ़ता थी, जो जनजातियों की संस्कृति अभी तक वो बचाए हुए थे, वो लगातार खंडित हो रही इन प्रयासों से। इसके समाधान के रूप में विभिन्न विद्वानों ने यथास्थितिवाद, आत्मसातीकरण, एकीकरण संबंधी विचारों के आधार पर जनजातियों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का सुझाव दिया और इनके क्षेत्रों में घुसपैठिए या इस प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप को रोकने से मना किया। इनको एक प्रकार सुधारने के लिए आगे काम जरूर किया जा रहा है, लेकिन हाँ, इनकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए भी तमाम प्रकार के काम शुरू किए गए हैं। पहली बात क्या की गई इसमें? यथास्थितिवाद की बात करी गई। घुरिये का मानना है कि ब्रिटिश शासन के समय से ही जनजातीय जीवन हिंदू संस्कृति से प्रभावित होने लगा था, यानी अधिकतर जनजातियां हिंदू हैं। इसके बाद भी बहुत सी जनजातियां विशेष रूप से जिनका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश परंपरागत मान्यताओं से प्रभावित था, अपनी परंपराओं को सुरक्षित बनाए रखने में सफल रहीं। दूसरे जनजातीय समुदायों ने, चाहे वे हिंदू के प्रभाव में थीं या नहीं थीं, अपने पुराने सामाजिक संगठन को पूर्णतया नहीं त्यागा था। लेकिन यह भी सत्य है कि उसमें पहले जैसी शक्ति और जीवंतता आज नहीं बची है, क्योंकि उसको लगातार नष्ट किया गया। इस दशा में जनजातियों के एकीकरण के लिए यह जरूरी है कि उन्हें जीवन में किसी तरह का हस्तक्षेप ना किया जाए उनके जीवन में, ताकि वह अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को बचाए रखें। और यही बात डी.एन. मजूमदार कहते हैं। डी.एन. मजूमदार ने बहुत गहरी रिसर्च करी जनजातियों पर और जनजातियों के बदलते परिवेश को उन्होंने बताया कि जनजातियों की जो दृढ़ता है, जो सामाजिकता या जो संस्कृति उनकी है, वो लगातार क्यों नष्ट हो रही है, उसके कारण भी बताए। मैंने कारण अभी चर्चा किया, कारण, और अब उसको बचाने के लिए क्या काम हम कर सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। दूसरा काम हम उनको बचाने के लिए कर सकते हैं आत्मसातीकरण। इस विचारधारा के समर्थकों का मत है, आत्मसातीकरण वाले का, कि जनजातीय समुदाय को उनके पड़ोसी समुदायों की संस्कृति के साथ घुलने मिलने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए। यानी एक जनजाति को दूसरी जनजाति के संस्कारों, उनके रीति रिवाजों को मिलजुल करके, ताकि अब अकेले पड़ जाते, चूंकि आज भौतिकवादी समाज है, तो ऐसे में जनजातीय लोग भी आगे बढ़ने लगते, तमाम कपड़े पहनना चाहते हैं, वो भी नए नए संस्कृति को देख करके थोड़ा चकाचौंध भरी दुनिया में आना चाहते हैं। ठीक है, अपनी संस्कृति से भी लोग ऊब सकते हैं, चूंकि ऊबते भी हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसे में उनको चाहिए कि एक जनजाति दूसरी जनजाति से अपना लड़ाई झगड़ा त्याग करके एक दूसरे को आत्मसात कर ले, यानी एक दूसरे को एकदम से अपना ले। ठीक है, एक दूसरे को अपनाना ही आत्मसातीकरण होता है, कि सब मिलजुल करके काम करे। एक जनजाति दूसरी जनजाति की नियमों कायदों को सीखे, दूसरे से तीसरी सीखे, ठीक है, तीसरी से पहले सीखे, इस तरीके से। वास्तव में पूर्ण आत्मसात की नीति भारतीय इतिहास की प्रवृत्तियों से मेल नहीं खाती। हजारों वर्षों के सांस्कृतिक संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान के बाद भी भारतीय समाज पूर्णतः एक रूप नहीं हो पाया। यह भी सच है कि कुछ ऐसे सांस्कृतिक लक्षण अवश्य उभरे हैं जो सच्चे अर्थ में राष्ट्रीय हैं, किंतु जनजातियों के संदर्भ में इनकी उपयोगिता संदेहपूर्ण होती है। तो ये भी एक प्रकार से एक विशेषता है जिसको हम अगर अपनाएं तो जनजातियों में थोड़ा रोचकता ला सकते हैं। तीसरी बात, एकीकरणवाद। अनेक समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों ने समानता और परस्पर सम्मान के आधार पर जनजातियों तथा गैर जनजातियों के बीच एकीकरण पर जोर दिया, कि जनजाति लोग और गैर जनजाति जो हैं आपस में मिलजुल करके काम करें। इनके अनुसार समन्वित एकीकरण और बलात्मकीकरण में अंतर है। जनजातियों के एकीकरण के लिए समन्वित एकीकरण के प्रयत्न अधिक उपयोगी हो सकते हैं। जबरदस्ती नहीं, बलात् एकीकरण ना करें। बलात् माने होता है जबरदस्ती करना। आप उनसे जाएं, बातचीत करें, उनकी समस्याओं को समझें और उनके लिए काम करें, और वो भी हमारी चीज़ों को समझे। इस तरीके से दोनों मिलजुल करके रहें। इस प्रकार जनजातीय एकीकरण तथा दृढ़ीकरण को निम्नांकित प्रवृत्तियों में देखा जा सकता है। पहली बात, सांस्कृतिक क्षेत्र में पुनर्जातीयकरण हो रहा है। देखिए, जनजातीय जीवन की अधिकांश समस्याएं किसी न किसी रूप में सांस्कृतिक संपर्क का परिणाम थी, क्योंकि संपर्क के परिणाम स्वरूप जनजातीय संस्कृति के अनेक तत्व समाप्त होते गए, जिससे जनजातीय संगठनों में दुर्बलता आती गई। जनजातीकरण की इस प्रक्रिया ने परंपरागत जनजातीय ढांचे को विघटन के द्वार पर ला करके खड़ा कर दिया है।
विभिन्न जनजातियों ने बाहरी संपर्क व संस्कृति को जिस प्रत्याशा में आत्मसात किया उसे वह प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने जिस चकाचौंध भरी दुनिया को देखा और उसकी तरफ आकर्षित हुए वो उनको नहीं प्राप्त हो सका। अपनाई गई बाह्य संस्कृति के कारण से प्रायः उनकी पहचान पर प्रश्न लगता रहा और वो खुद में एकदम मतलब कि वो जनजाति जो अपने आप में एक संस्कृति बनी हुई थी, अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, वो एकदम से गुम हो गई चकाचौंध भरी दुनिया में। इस कारण से इन्हें अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस प्रकार वर्तमान समय में विभिन्न जनजातीय समुदाय जो औद्योगिकरण तथा विकास की मुख्य धारा से स्वयं को जोड़ चुके हैं, पुनः अपनी मूल पहचान प्राप्त करने के लिए अपने परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों, रीति रिवाजों, मान्यताओं व विश्वासों को अपना रहे हैं। आज आप देखते हैं जो व्यक्ति गांव से शहरों की ओर भाग करके गए थे आज के 20 साल पहले, वो फिर गांव को लौट करके आ रहे हैं। उनको पता है कि शहरों में वो चकाचौंध भरी दुनिया उनको रास नहीं आएगी। वो गाड़ी मोटर की ध्वनियाँ, वो आवाज़, वो प्रदूषण भरी प्रदूषण से युक्त हवा उनकी एक प्रकार से मन को आह्लादित करती है, उनके मन को एकदम से खराब करती है, उनको जीने की योग्य नहीं बनाती है। वो गांव में आते हैं तो उनको खुली सुकून की हवा आती है। हालांकि गांव में जो रहता है उसको शहर पसंद आने लगता है और जो शहर में रहता है उसको गांव पसंद आने लगता है कुछ दिनों के बाद में। चूँकि क्या होता है कि अपनी चीज़ें किसी को भी अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। जिन रीति रिवाजों, मान्यताओं व विश्वासों को लोग एक प्रकार से पहले मान रहे थे, छोड़ करके चले गए थे, फिर उन्हीं को मान रहे हैं, अपना रहे हैं। जनजातियों का इस प्रकार पुनः अपनी परंपरागत सांस्कृतिक व्यवस्था को अपनाने की प्रक्रिया का नाम ही पुनर्जातीयकरण होता है। यानी कि जनजाति लोग एक बार चकाचौंध भरी दुनिया में चले गए, उन्होंने देखा कि कुछ दिन तक रहे, कहा कि भाई ये तो हमसे भी बदतर है, बस केवल यही गाड़ी मोटर पैसा यही सब चीज़ें, छोड़ो इसको। एक मूल जीवन तो अपना ही था, गाँव में बढ़िया एक परिवार था, वहीं पर चलते हैं, ठीक है, तो वहीं पर लौट करके फिर आ जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं पुनर्जातीयकरण, दोबारा से आना। दूसरी बात, राजनीतिक चेतना में वृद्धि। देखिए जनजातीय जीवन में होने वाला एक मुख्य परिवर्तन जो हुआ है आज के युग में, उनकी बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना है। एक लंबे समय तक जनजातीय सभ्य समूहों से पूरी तरह अलग थलग रहने तथा सभी तरह से सुविधाओं से वंचित होने के कारण से अपने आप में एक अलग राजनीतिक इकाई के रूप में वो पहले जनजाति लोगों में अपने एक राजा होते थे, जनजातियों के मुखिया होते थे, वही सब को देखते थे। लगभग सभी जनजातियों के अपने प्रथागत कानून थे और इन्हीं के द्वारा जनजाति के मुखिया के द्वारा लोगों को दंड अथवा पुरस्कार दिया जाता था, ठीक है। मुखिया ये बनते जनजातियों में, उनको दंड प्रावधान में सब कुछ वही व्यवस्था करते थे। भारत में स्वतंत्रता के बाद जब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई तो जनजातियों का राजनीतिक परिवेश में भी बदलने लगा। जनजातीय लोगों ने राजनीति में उसी तरह सहभाग करना आरंभ कर दिया जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों के लोग राजनीति में सहभाग करके अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे। जनजाति के लोग भी राजनीति में सामने आए। इसके फलस्वरूप जनजातीय जीवन में अनेक नए परिवर्तन सामने, चूँकि अगर एक जनजाति व्यक्ति सांसद बन जाता है जनजातीय एरिया का, या विधायक बन जाता है, या कुछ भी बन जाता है, राजनीति से जुड़ जाता है, तो उस जनजाति का भला होता है। मताधिकार एक ऐसी शक्ति है जिससे किसी भी समुदाय की राजनीतिक परिस्थिति में परिवर्तन हो सकता है। अगर आपके पास जो है वोट है तो आप कुछ भी करवा सकते हो। भारत में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान के अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां की जनसंख्या में जनजातियों का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। स्वाभाविक है कि इन क्षेत्रों में सभी राजनीतिक दल लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बना करके उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। संविधान के द्वारा जब जनजातियों को लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं में आरक्षित कर दिया गया तो क्या हुआ, जनजाति में एक नए नेतृत्व का विकास होने लगा। लोगों को लगने लगा कि अब हम भी क्या बन सकते हैं, अब हम भी जो है सांसद बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, ठीक है। इन जनजाति नेताओं के द्वारा भी अपनी जनजाति के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक बनाने का प्रयत्न किया जाने लगा। जनजातियों में से कोई नेता बनता और वही नेता अपनी जनजातियों को एक प्रकार से बताता कि हमारे अधिकार ये हैं, और इस तरीके से चीज़ों को समझ में आता है। क्योंकि अगर जनजातियों का ही एक नेता आएगा और वो जनजातियों को समझाएगा तो जनजाति लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। अगर हम जाएंगे उनको समझाने तो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, वो हमको बुरा मानेंगे। वर्तमान में जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या के परसेंटेज के अनुसार ही उन्हें पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि चाहे ग्राम स्तर हो, क्षेत्र स्तर हो या फिर जनपद स्तर हो, सभी स्तर पर उनको छूट दी गई है जनजातियों को। इससे जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था पर जनजातीय लोगों का ही वर्चस्व स्थापित हो गया। इस राजनीतिक चेतना का ही परिणाम है कि अब जनजातियाँ बाहरी समूहों के द्वारा किए जाने वाले किसी भी शोषण अथवा राजनीतिक विरोधी
या जनजाति विरोधी कानून का खुल करके विरोध करने लगी हैं। अगर जनजातियों को लेकर कोई कानून बना जो जनजातियों को लगता है कि हमारा ये विरोध हो रहा है, तो उसका खुल करके लोग विरोध करते हैं। जनजातियों में उभरते हुए नए नेतृत्व जनजातियों के लिए का नारा कि हम जनजाति हैं तो जनजाति के लिए खड़े होते हैं, एक जनजाति दूसरी जनजाति का समर्थन करती है, इस तरीके के भाव उत्पन्न होने लगे। अपनी परंपरागत संस्कृति, भाषा और व्यवहार प्रतिमानों के प्रति एकीकृत करने के प्रयत्न लगातार जनजातियों के द्वारा किए गए। उन्होंने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए भी तमाम प्रकार के नियम कायदे बनवाए। ठीक है। तीसरी चीज, सार्वजनिक अधिकारों पर सुविधाओं के लिए एकता। सार्वजनिक अधिकारों के लिए सार्वजनिक अधिकारों और सुविधाओं के लिए एकता भी आपको जनजातियों में देखने को मिलेगी। भारतीय जनजातियों का बदलता हुआ परिवेश मुख्य रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। स्वतंत्रता के बाद जनजातियों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधान किए गए। बाहरी संस्कृति के तत्वों को अपनाने से विभिन्न जनजाति सार्वजनिक अधिकारों व सुविधाओं के प्रावधानों से भी परिचित हुई। गैर जनजातीय समाज जिस प्रकार कुछ संवैधानिक उपायों का मौलिक अधिकारों के रूप में लाभ ले रहा था, कुछ इसी तरह की चेतना से प्रभावित होकर के जनजातीय समुदायों ने अपनी सामाजिक तथा आर्थिक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एकजुट होना स्वीकार किया। एकजुट होकर के अपने बातों को लोगों के समक्ष रखना प्रारंभ कर दिया। शिक्षा के अधिकार का मुद्दा हो या नौकरियों में भागीदारी की बात हो, जनजातीय समाज वर्तमान परिदृश्य में ऐसे सारे प्रावधानों में अपनी सहभागिता चाहता है और लगातार आगे बढ़ भी रहा है। ठीक है। अपनी संस्कृति को बचा करके, अपने नियम कायदों को बचा करके, अपने आप को, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे राजनीति हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, सभी में आगे ला करके खड़ा हुआ है। ठीक है। चौथी बात है शोषण के विरुद्ध एकजुटता। अगर पहले जनजातियों का शोषण लोग कर लेते थे, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है क्योंकि जनजाति लोग जागरूक हो गए हैं। वो भी मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, वो भी देश दुनिया में क्या हो रहा है जान रहे हैं, संविधान को पढ़ रहे हैं। वर्तमान समय में जनजातियां ना तो अतीत की तरह निष्क्रिय हैं और ना ही वे अन्याय के आगे झुकने को तैयार हैं। बाहरी संपर्क के परिणाम स्वरूप वे ऋणग्रस्तता और भूमि निष्कासन की समस्या की शिकार हुई हैं। जनजातीय कुटीर उद्योगों के पतन और बाहरी लोगों के द्वारा किए जाने वाले शोषण का विरोध करने के लिए विभिन्न जनजातीय समुदाय पहले से कहीं अधिक संगठित होते जा रहे हैं। जनजातीय लोग अब खुल करके सामने आते हैं और विरोध करते हैं, जम करके मीडिया के समक्ष आते हैं, बोलते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं। ठीक है। गैर जनजातीय समाज से जनजातियों की बढ़ती सामाजिक अंतःक्रियाओं तथा शिक्षा के प्रभाव के कारण से जनजातियों में शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने और संगठित विरोध करने की चेतना बढ़ती गई है और उत्पन्न हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें एकीकरण बढ़ा हुआ है। और इस तरीके से जनजातियों को लेकर के ये वर्तमान प्रदेश जनजातियों के बारे में बताया डी.एन. मजूमदार ने। उससे पहले उसका कारण बताया कि जनजातियों में किन कारणों से ऐसा हुआ है, फिर उसका समाधान भी बताया, हम लोगों ने समझा, और उसके बाद में फिर उसकी स्थिति वर्तमान में क्या है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा। ठीक है। तो ये था आपका डी.एन. मजूमदार के बारे में, जो जनजातियों को लेकर के उनका अध्ययन था उसके बारे में बताया। यहाँ से प्रश्न की जनजातियों को लेकर के खूब पूछा जाता है। तो आपका ये चैप्टर नंबर 2 समाप्त हुआ, जिसके बारे में हमने चर्चा करा। इससे पहले आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 देखा होगा, जिसमें हमने जी.एस. घुरिये के बारे में देखा था। ठीक है। प्रोफेसर जी.एस. घुरिये के बारे में हमने देखा था। तो ये आपका लेक्चर हो गया था। चैप्टर 2 भी हो गया। अब अगला आपका जो होगा चैप्टर 2 आपका हो ही गया। अब अगला जो लेक्चर आएगा वो यूनिट नंबर 2 का आएगा, और यूनिट नंबर 2 में हम लोग जो है राधा कमल मुखर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। हो सकता है 2 क्लास उनकी लगे। ठीक है। राधा कमल मुखर्जी के लेकर के 2 क्लास या एक ही क्लास में मैं उनको समाप्त कर दूंगा। यानी कि यूनिट नंबर 2 और क्लास 1 ही होगी उसकी, या यूनिट नंबर 2 ही लिखा होगा, और उसी में सबको समाप्त हो जाएगा। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ वीडियो को, लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये।